जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिमी बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के लोकप्रिय नारे खेला होबे का इस्तेमाल उसी के खिलाफ करते हुए कहा है कि राज्य में निर्धारित समय से पूर्व विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। बीजेपी की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा है कि उनकी पार्टी अहिंसा में विश्वास करती है। इसका मतलब यह नहीं कि अगर धक्का मुक्की की नौबत आती है तो वह नहीं कहेंगे, अगर धक्का मुक्की आएगी तो इस पर प्रतिक्रिया देंगे। बीजेपी नेता ने शुक्रवार को उत्तर 24 परगना जिले के बैरकपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, खेले दोनों पक्षों के मैदान में खेला जाएगा और यह खतरनाक होगा। कांग्रेस सांसद के शीतकालीन सत्र बाधित नहीं करेगी, पार्टी के जुड़े सूत्रों ने शनिवार को यह बात कही। और आपको बता दें कि पार्टी इस सत्र में चीन सीमा मामला, न्यायपालिका और महंगाई के मसले को प्रमुखता से उठाने की योजना बना रही है। बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र बुधवार से शुरू हो रहा है और आपको बता दें कि यह पुराने संसद भवन में ही चलेगा। गुजरात में चल रहे इस विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सत्र की शुरुआत में 1 महीने की देरी हुई है। गौरतलब है कि इससे पहले सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, वरिष्ठ नेता जयराम रमेश और दिग्विजय सिंह सहित पार्टी के कई नेता की इस बार संसद के शीतकालीन सत्र से बाहर रह सकते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्यपालों की नियुक्ति को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने शनिवार को कहा है कि राज्य के राज्यपाल के तौर पर जिस भी शख्स का चयन हो उसके लिए कुछ तो मानदंड तय किया जाना चाहिए। ठाकरे ने आगे कहा है कि आज महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और छत्रपति शिवाजी महाराज और समाज सुधारक ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले का अपमान कर रहे हैं, यह कहीं से सही नहीं है। उद्धव ठाकरे ने आगे कहा है कि महाराष्ट्र के एक राज्य मंत्री ने एकनाथ शिंदे की विश्वासघात की तुलना योद्धा राजा के आगरा से भागने से की है। यूपी की मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव का प्रचार आज थम गया। उपचुनाव प्रचार के अंतिम दिन सपा उम्मीदवार डिम्पल यादव ने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। चाचा शिवपाल सिंह यादव के समर्थन से जीत का अंतर बढ़ने का दावा किया है। मैनपुरी में 5 दिसंबर को वोटिंग होगी और 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। यहाँ बीजेपी से रघुराज शाह के उम्मीदवार है, जिन्हें राजनीतिक गलियारों में शिवपाल सिंह यादव का शिष्य माना जाता है। डिम्पल यादव ने कहा है कि लोगों का बहुत स्नेह और समर्थन मिला, सपा अच्छे वोटों से चुनाव जीतेगी और जिस क्षेत्र का नेता जैसा हो वहाँ की काया वैसे ही पलटती है। नेताजी ने मैनपुरी के लिए बहुत काम किया है, नेताजी के साथ मेरे साथ है शिवपाली का और आना हमारे साथ बहुत अच्छा हुआ है। बता दें कि पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर जिले में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की जनसभा पहले विवाद हो गया है। यहां होटूगंज में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई, जबकि शुभेंदु अधिकारी घटनास्थल के पास डायमंड हार्बर इलाके में है, जबकि पूर्वी मिदनापुर के कांथी में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की मौजूदगी में है। डायमंड हार्बर को सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का गढ़ माना जाता है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि विधानसभा में अपने मुझे ठीक करने की कोशिश की, मैं 3 विधायकों को साथ ले गया, हमने यहाँ पंडाल बनाया, दिन भर किसी ने आपत्ति नहीं की, रात में मंच को तोड़ने की गतिविधियां शुरू की गई। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। उनके खिलाफ शहर कोतवाली में अब तक एक और मुकदमा दर्ज हो गया है। उनके खिलाफ यह शिकायत भी आपत्तिजनक बयान देने के मामले में की गई है। जानकारी के मुताबिक 1 दिसंबर को किले के मैदान में अखिलेश यादव की एक जनसभा थी और इस जनसभा में आजम खान में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने अभद्र बयान दिया था। शिकायत में कहा गया कि आजम खान पे जनता की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि तुम कम हो, वर्दियां ज्यादा है, वाह रे मेरे देश की चलाने वाले, मुबारक हो इलेक्शन कमिश्नर, आप यहाँ आओ, दे दी जीत का सर्टिफिकेट। और आपको बता दें कि इसके बाद उन्होंने आपत्तिजनक बयान दे दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शनिवार को विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि आलोचक उन्हें और उनकी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, वह सरकार के अच्छे काम को पचा नहीं पा रहे हैं। इससे पहले उद्धव ठाकरे ने भी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को छत्रपति शिवाजी महाराज पर की गई टिप्पणी को लेकर निशाना साधा। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुझे और राज्य सरकार को बदनाम करने की होड़ चल रही है। बता दें कि हिंद महासागर में चीन के हर जहाज और गतिविधि पर भारतीय नौसेना पैनी नजर रखती है और अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करने में पूरी तरह सक्षम, ये भरोसा दिलाया है। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने नौसेना दिवस के एक दिन पहले एडमिरल हरि कुमार राजधानी दिल्ली में सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान चीन के जासूसी जहाज के श्रीलंका और हिंद महासागर में तैनात रहने के सवाल पर नौसेना प्रमुख ने कहा कि एक समय में IOR और क्षेत्र में चीन के 4 से 6 जहाज ऑपरेट करते हैं। इसके अलावा चीन के फिशिंग वेसल भी हिंद महासागर में रहते हैं।
काफी लंबे समय से बीमार चल रहे राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद का किडनी ट्रांसप्लांट होना है और ये ऑपरेशन भारत में नहीं बल्कि सिंगापुर में होगा और लालू प्रसाद यादव को उनकी छोटी बेटी किडनी डोनेट करेगी। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि भारत में किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर क्या नियम है और इसमें कितना खर्च आता है। बता दें कि किडनी ट्रांसप्लांट क्या होता है और इसकी जरूरत कब पड़ती है। दरअसल जब किसी व्यक्ति के शरीर में दोनों किडनी काम करना बंद कर देती है तो उसके शरीर में पुरानी किडनी की जगह नई किडनी ट्रांसप्लांट की जाती है, जिससे किडनी ट्रांसप्लांट कहा जाता है। बिहार के रोहतास जिले में एक बड़ी रेल दुर्घटना होते होते बच गई। गया से दिल्ली जाने वाली महाबोधि एक्सप्रेस के पटरी पर दौड़ते समय ही चलती ट्रेन से 2 बोगियां अलग हो गई। ट्रेन से बोगियों के अलग होने से यात्रियों में हड़कंप मच गया। यात्रियों ने शोर करना शुरू कर दिया। शोर की आवाज से ट्रेन भी स्टेशन पहुंचने से पहले रुक गई। मामले की जानकारी पाते ही रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। फिर इंजन के साथ अलग हुई बोगियों को जोड़कर गंतव्य के लिए रवाना किया। मिली जानकारी के मुताबिक गया से नई दिल्ली जाने वाली 12-397 महाबोधि एक्सप्रेस दुर्घटना होने से बाल-बाल बच गई है। हिंदुओं को लेकर विवादित बयान पर चौतरफा घिरे ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट चीफ बदरुद्दीन अजमल ने सफाई पेश की। उन्होंने कहा कि अगर उनके शब्दों से किसी की भावनाएं आहत हुई तो उन्हें वापस लेते हैं। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ चाहते हैं कि सरकार अल्पसंख्यकों के साथ न्याय करे। गौरतलब है कि बदरुद्दीन अजमल ने कहा था कि ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए हिंदुओं को भी मुस्लिम वाला फॉर्मूला अपनाना चाहिए। इस मामले में असम के एक हिंदूवादी संगठन ने बदरुद्दीन अजमल के खिलाफ नागांव सदर पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। अगर आप किसी भी राजनीतिक पार्टी को पैसा डोनेट करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। दरअसल केंद्रीय वित्त मंत्रालय 5 दिसंबर से 12 दिसंबर तक भारतीय स्टेट बैंक की कुल 29 ब्रांचों को चुनावी बॉन्ड जारी करने और उसको जमा करते हुए पेमेंट करने की परमिशन दी है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि पेश के तहत SBI की 29 शाखाओं को अधिकृत चुनावी बॉन्ड जारी करने और भुगतान के लिए अधिकृत किया है। चुनावी बॉन्ड जारी होने की तारीख से 15 दिनों के लिए वैध होंगे। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए वोटिंग आज होनी है। इस मतदान की सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई। मतदान से ठीक पहले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर जमकर हमला बोला है। राजधानी दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनुराग ठाकुर ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल पर मजदूरों के हक का पैसा खाने का आरोप लगाया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह दिल्ली का लालू मॉडल है। जितने भी आंकड़े सामने आए हैं उससे पता चला है कि फर्जी पते, मोबाइल नंबर, नाम पाए गए हैं और ये पैसा किसकी जेब में गया। अगर मजदूर काम देने वाला, उनके पते, मोबाइल नंबर सब नकली तो पैसा किसके खाते में गया है। दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए 4 दिसंबर को वोटिंग होनी। शनिवार की दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि 15 साल तक नगर निगम पर राज करने के बाद भाजपा ने दिल्ली को कचरे के ढेर और आवारा पशुओं की राजधानी बना दिया है। उन्होंने ट्वीट में दावा किया, भाजपा 15 साल से एमसीडी में सत्ता में है और इसने दिल्ली को कूड़े के ढेर और आवारा पशुओं की राजधानी बनाकर छोड़ दिया। इस बार लोग दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए एमसीडी के लिए अरविंद केजरीवाल को चुनेंगे। केजरीवाल सरकार में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी कह रहे हैं कि भाजपा कितनी भी षड्यंत्र रच ले लेकिन वे दिल्ली की योगशाला को बंद नहीं कर सकते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ऑनलाइन माध्यम से प्रदेश भर के नवनिर्वाचित सरपंच, पंच, जिला परिषद व ब्लॉक समिति सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया तथा कहा है कि हरियाणा प्रदेश में 40,000 के लगभग जनप्रतिनिधि सर्वसम्मति से चुने गए हैं और जो कि प्रदेश की आपसी भाईचारे का सूचक है। सर्वसम्मति से चुनी जाने वाली पंचायतों की लगभग 300 करोड़ रुपए अतिरिक्त अनुदान गाँव के विकास के लिए दिया जाएगा। इस मौके पर भिवानी के जनप्रतिनिधियों ने जिला उपायुक्त नरेश नरवाल की उपस्थिति में शपथ ग्रहण और अपने क्षेत्र में विकास कार्य करवाए जाने की बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर दिव्यांग बहन और भाइयों के धैर्य तथा उपलब्धियों की सराहना की है। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार श्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर ट्वीट के एक श्रृंखला में कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर मैं अपनी दिव्यांग बहन और भाइयों के धैर्य उपलब्धियों की सराहना करता हूँ। हमारी सरकार ने कई पहल की है जिन्होंने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अवसर पैदा किए हैं और उन्हें आगे बढ़ने को सक्षम बनाया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार भी उन्हें सुविधाएं देने पर ध्यान केंद्रित करे जो प्रमुख कार्यक्रम और अगली पीढ़ी की अवसंरचना के निर्माण से परिलक्षित होती है। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के स्वास्थ्य से जुड़े मामले की सुनवाई टल गई है। दिल्ली के राव एवेन्यू कोर्ट में सत्येंद्र जैन की याचिका पर शनिवार को सुनवाई होनी थी लेकिन सत्येंद्र जैन के वकील को उपलब्ध न होने के चलते मामले की सुनवाई टल गई। राव एवेन्यू कोर्ट में अब मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी। कोर्ट ने इस मामले में जेल अथॉरिटी को सत्येंद्र जैन की मेडिकल रिपोर्ट को लेकर तलब किया था। जेल अथॉरिटी ने सत्येंद्र जैन की मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट में पेश की है। डेयरी उद्योग की दिग्गज कंपनी अमूल ने अपने मक्खन की किल्लत को दूर करने के लिए उत्पादन को बढ़ा दिया है। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर आर.एस. सोढ़ी ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि एक हफ्ते के भीतर पूरे देश में चीजें दोबारा समान हो जाएगी। सोढ़ी ने किल्लत के पीछे त्योहारी सीजन में भारी डिमांड को जिम्मेदार ठहराया। इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि लंबी स्किन की बीमारी को भी इसके पीछे वजह बताया गया है।
बैंक ऑफ बड़ौदा ने खेती कार्यों में किसानों की पैसों की जरूरत को पूरा करने के लिए हाल ही में अपने विशेष किसान पखवाड़ा बनाया है। बैंक किसानों की कर्ज संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए समय समय पर ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करता है, जिसमें बैंक कर्मी खुद किसानों तक पहुंचते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने जानकारी दी है कि 15 दिन का ऐसा ही एक कार्यक्रम तमिलनाडु राज्य में 3 नवम्बर को सम्पन्न हुआ है और इस कार्यक्रम में बैंक ने किसानों को 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के एग्री लोन बांटे हैं, जिससे वो खेती से जुड़े कामकाज को बिना किसी चिंता के समय पर पूरा कर सके। दुनिया के सबसे बड़े वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म में शामिल यूट्यूब ने अपने प्लेटफॉर्म से 56 लाख वीडियो हटा दिए हैं। जुलाई और सितंबर 2022 के बीच कंपनी ने एक कार्रवाई की है। रिपोर्ट के मुताबिक यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर इन सभी वीडियो को हटाया गया। ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म को इन 2 महीनों के दौरान 2,71,000 से भी ज्यादा हटाने की अपील मिली थी। यूट्यूब ने अपने लेटेस्ट ब्लॉग में कहा है कि कंटेंट रिव्यू करने के बाद लगभग 29,000 अपीलों को बहाल किया गया है। कंपनी ने कम्युनिटी गाइडलाइन उल्लंघन के आंकड़े भी बताए हैं। भारत ना तो दूसरों को परेशान करता है और ना ही देश को परेशानी करने वाले को बख्शता है। भारत कभी भी युद्ध और हिंसा का पक्षधर नहीं रहा। यह बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कही। उन्होंने कहा कि भारत कभी यह अन्याय और उत्पीड़न के प्रति तटस्थ नहीं रह सकता। उन्होंने इस दौरान भगवान कृष्ण के उपदेशों को भी याद किया। रक्षा मंत्री ने आगे कहा है कि अन्याय और उत्पीड़न के प्रति तटस्थ रहना भारत के स्वभाव में नहीं। राजनाथ इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्फ्रेंसियन द्वारा बेंगलुरु के वसंतपुरा में भव्य राजनीतिक धरा गोविंदा मंदिर में आयोजित गीता दान यज्ञ में बोल रहे थे। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।